वेलकम सर, वेलकम राम कुमार सर कि आप हमारे शो में आए। सो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कैसा लग रहा है सर हमारे शो में आकर। धन्यवाद आयुष जी। आपका धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद जो आपको उन्होंने इनवाइट किया। और बहुत अच्छा लगा है हमें यहाँ आके। यहाँ का सेटअप भी बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का अच्छे से जवाब दूँ। बिल्कुल सर, जनता जवाब चाहती है जनता जवाब सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आजकल हमारे शरीर में किसी भी पार्ट में कहीं भी अगर दर्द होता है या फिर हम परेशान होते हैं तो क्या उसका असर हमारे दांतों पर भी होता है? अगर हमारे शरीर में किसी भी हिस्से में अगर दर्द हो या कोई भी बीमारी हो, तो उसका असर हमारे दांत और मुंह पे बिल्कुल हो। जैसे कि हमें अगर डायबिटीज़ है, तो हमारे मुंह की बीमारियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि कोई हमें बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है या बोन रिलेटेड डिजीज है, तो बोन अगर डैमेज होगा तो हमारा जॉ पर जो सपोर्टिंग बोन होता है वो भी डैमेज होता है। ठीक उसी तरह से हमारा अगर इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो उसका इम्यून सिस्टम का असर हमारे ओरल डिजीज पे भी होता है, और हमारे ऐसे केसेस में ओरल डिजीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मुंह का कोई दिक्कत है, तकलीफ है, तो उसका असर हमारे बाकी हिस्सों पे भी होता है। मुंह में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस पूरे शरीर में फैल सकता है, कहीं भी फैल सकता है, पेट में, फेफड़े में, और शरीर के किसी भी हिस्से में। हाँ, लीवर में या किडनी में, ब्रेन में, कहीं भी फैल सकता है। उसी तरह से जो शरीर की कुछ बीमारियां होती है उसका असर हमारे मुंह पे बिल्कुल देखने को। बस दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम कोई भी दवाई खाते हैं तो क्या उसका असर हमारे दांतों, मुंह और मसूड़ों में भी होता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर जैसे हम कोई भी दवाई खाते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो जरूर होता है। तो उसी तरह से वो साइड इफेक्ट हमारे में भी हो सकता है। जैसे कि आपने सुना हो, टेट्रासाइक्लिन का यूज अगर ज़्यादा हो करते हैं हम तो एज ए एंटीबायोटिक, तो उसका जो है डेंटल स्टेनिंग कॉज करता है। खास करके डेवलपिंग स्टेज में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उसी तरह से बहुत सारे जो है हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। नेपिडिन सूप का बहुत ही पॉपुलर ड्रग है। अगर ये कोई पेशेंट लंबे समय से खा रहा है तो उसमें गम स्वेलिंग की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से बहुत सारे और दवाइयाँ हैं जिसका असर कहीं ना कहीं हमारे मुंह पे, दांत पे, मसूड़े पे होता है एज ए साइड इफेक्ट के दौरान। प्रेगनेंसी के केस में जो है वो कम स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा है, तो उसका साइड इफेक्ट होता है। इसलिए हमें देखा जाता है कि अगर कोई भी दवा दे रहे हैं तो उसका ओरल साइड इफेक्ट ज़्यादा है या नहीं, उसी आधार पर दवाएं दी जाती तो डॉक्टर साहब मेरा तीसरा सवाल ये है कि किसी भी महिला को जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी में, तो क्या उसे अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए? है। जी बिल्कुल। प्रेग्नेंट जो भी लेडीज होती है, पूरे शरीर का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उन पे तो इम्पैक्ट होता ही होता है। साथ में उनके फीटस पे यानी डेवलपिंग बेबी पे भी उसका असर होता है। और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन कोई भी मेजर प्रोसीजर या सर्जिकल प्रोसीजर अवॉइड करना होता है। तो उसी तरह से अगर डेंटल कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है तो नॉर्मल सर्जिकल प्रोसीजर हमें करना चाहिए, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कोई मेजर सर्जिकल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट या आवश्यकता ना हो, क्योंकि बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ जो होती है वो प्रेगनेंसी में हमें अवॉइड करना होता है, नहीं दे सकते। बहुत सारे ज़्यादातर एनएसआईडी ग्रुप की दवाएं हमें अवॉइड करनी है। पेशेंट को पेन किलर के तौर पे ज़्यादातर पैरासीटामोल या ट्रामाडोल पे रखा जाता है ऐसे केस। तो अगर डेंटल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है तो हमें करना ही है, क्योंकि इन्फेक्शन को एज इट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो इन्फेक्शन पूरे बॉडी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मसूरों को, गम्स को, टूथ को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसका प्रोसीजर तो करना ही है, लेकिन कोशिश करना है कि उसमें मिनिमल प्रोसीजर किया जाए, ताकि मिनिमल प्रोसीजर में ही वो चीज़ें कंट्रोल में रहे। और खास करके इसमें जो लेडीज का जो फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है, इसमें खास करके प्रोसीजर ज़्यादा अवॉइड किया जाता है। इसका टेट्रोजेनिक इफेक्ट या डेवलपिंग फीटस पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर सर्जिकल प्रोसीजर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक्सट्रैक्शन अगर करना कंपलसरी तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में करेंगे। आरसीटी हम लोग कोई भी ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। तो ज़्यादातर प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन मेजर सर्जिकल प्रोसीजर को खास करके फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल जितने भी हृदय योगी लोग हैं या हार्ट पेशेंट है, तो क्या उनको उनके दांत निकलवाते वक्त सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए? कोई भी कार्डियक पेशेंट होता है
तो उसको अगर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हम लोग करते हैं, यानी ओरल एंड डेंटल सर्जिकल प्रोसीजर, तो उससे पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट का कार्डियक स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बीपी नॉर्मल है या नहीं है, मतलब जो दवाएं चल रही हैं वो टाइम पे चल रही हैं या नहीं चल रही है, उनको कोई कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रोसीजर होने की संभावना तो ज़्यादा नहीं है, सारा स्टेटस पैरामीटर नॉर्मल है या नहीं है, ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है कि नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़े तो एक जिनकी उनकी दवाएं अगर किसी कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा चलाई जा रही है तो उस कार्डियोलॉजिस्ट से एक ओपिनियन भी लिया जा सकता है कि इस समय उनका कोई सर्जिकल या ओरल सर्जिकल प्रोसीजर करने में कोई कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना तो नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारी दवाएं जो हम लोग चलाते हैं तो हमें देखते हैं कि जो पहले से दवाएं चल रही है उस पेशेंट को, इसमें उन दवाओं के साथ कोई सिनर्जिस्टिक या साइड इफेक्ट बढ़ाने वाला कोई दवा तो नहीं है, तो वो दवाएं भी कंट्रोल वे में चलाई जाती हैं। साथ में हमें देखा जाता है कि जो है कोई दवा जिसका कार्डियक इम्पैक्ट तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, खास करके बहुत सारे पेशेंट को जैसे लिक्विडिपी वगैरह चलता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और ये हाइपरटेंशन के पेशेंट चलता है, तो उस तरह के देखा जाता है कि उनको लिक्विडिपी चलाया जाए या फिर दूसरा दवा उसको अल्टरनेटिव के तौर पर सजेस्ट किया जाए। उनको एंटीकोगुलेंट यानी कि ब्लड थिनर पे तो नहीं रखा गया है, अगर ब्लड थिनर पे रखा गया है तो सर्जिकल प्रोसीजर से पहले उस ब्लड थिनर को कुछ दिन पहले बंद कराना होता है विद द ओपिनियन ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। इसके साथ साथ जो भी कार्डियक पेशेंट होते हैं टायर्ड जब ज़्यादा हो जाते हैं, जल्दी टायर्ड में, तो हमें कोशिश करना होता है कि वो जो है उनका अपॉइंटमेंट को शॉर्ट रखा जाए, यानी छोटा रखा। ये सारा प्रिकॉशन लेके हम लोग कार्डियक पेशेंट का लगभग सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल ये है कि जो मरीज आजकल हाइपरथायरॉयडिज्म से जूझ रहे हैं, उनको अपने दांत निकलवाते वक्त क्या कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। जो भी पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीज होते हैं, यानी जिनका थायराइड सेक्रेशन एक्सेस हो जाता है, तो इन लोगों में जो होता है टायर्डनेस बहुत जल्दी हो जाता है, अक्सर बहुत ज़्यादा टायर्ड और एनजाइटी महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों का तो सबसे पहले जो भी प्रोसीजर करके उनका अपॉइंटमेंट शॉर्ट रखना है, यानी ज़्यादा छोटा अपॉइंटमेंट रखना है, चाहे 3 से 4 दिन में ही ट्रीटमेंट करना है। इसके साथ साथ कुछ दवाएं हमें अवॉइड करनी पड़ती है, जैसे जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं उनमें बोन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो बोन लॉस ज़्यादा होने की वजह से ऐसे लोगों के तो अक्सर मोबाइल पे होते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट को जब हम लोग कोई दवा देते हैं तो ये देखा जाता है कि वो जो थायराइड से रिलेटेड दवाएं चल रही हैं तो वो दवाओं के साथ कोई सिनर्जिस्टिक इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, यानी वो दवा का इम्पैक्ट बढ़ाने या घटाने का काम तो नहीं कर रहे। इसके साथ साथ जैसे लोग को अक्सर एनेस्थेसिया एड्रेनलिन का उपयोग करते हैं, जैसे लिग्नोकेन और विथ एड्रेनलिन आता है ज़्यादातर एनेस्थेसिया में, ताकि ब्लड सेक्रेशन जो होता है, ब्लड क्लॉट, यानी कि एड्रेनलिन का काम होता है कि वेसो कंस्ट्रिक्शन करना, और वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड लॉस कम ड्यूरिंग द प्रोसीजर। इन नॉर्मल पेशेंट को हम लोग ठीक है, लेकिन खास करके जो है हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को या जो हाइपर टेंशन के जो मरीज है, जो बीपी के मरीज हैं, इन लोगों में जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि एड्रेनलिन बेस्ड जो है लोकल एस्थेटिक ना दिया जाए, या ऐसा लोकल एस्थेटिक दिया जाए जिसमें कि एड्रेनलिन की मात्रा बहुत ही कम रहती जी। तो प्रॉपर प्रिकॉशन हम लोग लेते हैं, और उसके साथ हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीज को भी हम लोग अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो सर जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही है तो क्या प्रेगनेंसी के वक्त उन महिलाओं को अपना दांतों का इलाज करवाना चाहिए या नहीं? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जी। प्रेगनेंसी के दरमियान दांतों का इलाज होना बहुत ही आवश्यक है, दांतों की सफाई बहुत ही आवश्यक है। जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल बैलेंस होते हैं। ऐसा होने की वजह से ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन में हम देखेंगे कि गम स्वेलिंग बहुत ज़्यादा, अक्सर गम स्वेलिंग होती है, और ये गम स्वेलिंग के साथ साथ गम पे पिगमेंटेशन भी होने लगता है, स्किन पे, लिप पे भी पिगमेंटेशन होता है। तो जो गम स्वेलिंग है, अगर आप जो आपका ओरल हाइजीन पे कोर रहेगा, अगर आप मतलब दांतों की सफाई या साफ नहीं रख पाएंगे तो गम स्वेलिंग को ज़्यादा होगा, और उसे साफ रखता है तो गम स्वेलिंग कम। इसके अलावा भी कोई भी आपको डेंटल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कोई पेन हो रहा है, कोई कैरीज है, कोई इन्फेक्शन है, अगर वो उसका इलाज नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ सकता है, तो उसका इलाज करना बहुत ही आवश्यक है।
लेकिन प्रेगनेंसी के दरमियान हमें देखना रहता है कि बहुत सारी दवाएं जो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दी जा सकती, तो इस वजह से या बहुत सारे मेजर सर्जिकल प्रोसीजर को अवॉइड करना रहता है। तो हमारा ये टारगेट होता है कि उनको मेजर प्रोसीजर ना करके माइनर प्रोसीजर से काम चल जाए, और आरसीटी वगैरह हम लोग इजीली वे में कर सकते हैं, दांत को निकालना ना पड़े या फिर सिस्ट और ट्यूमर जैसा कोई कंडीशन ना पहुंचे इसको प्रोसीजर करना पड़े। और ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में हम लोग प्रोसीजर कर। ओके। जो भी पेशेंट आते हैं ये प्रॉब्लम लेके कि उनको जौ में पेन हो रहा है, डिपेंडेंट माउथ ओपनिंग हो रही है, या यहाँ पे क्लिकिंग साउंड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टीएमजे जो है, क्लिकिंग साउंड हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हमें ये देखना होता है कि जो ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम है उसको सही करें। अगर पेशेंट को एक तरफ खाना खाने की आदत है तो उसके हैबिट मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। साथ साथ अगर हम लोग एक तरफ के उसके दांत नहीं है या वो बाइट नहीं कर पा रहा है, चबा नहीं पा रहा है, या दांत, तो उसको दांत लगवाने के लिए सजेस्ट करते हैं कि वो दोनों तरफ के दांत बराबर होना चाहिए, फोर्सेस दोनों तरफ लगने चाहिए। क्योंकि आप इमेजिन करो कि जो हमारा डेंटल फोर्स जो होता है, हम खाना चबाते हैं लगभग 20 केजी का फोर्स होता है। अच्छा। जो चबाने का फोर्स होता है लगभग 20 केजी का फोर्स होता है। और इसीलिए गॉड ने, भगवान ने हमारे दांतों को शरीर के सबसे मजबूत चीज बनाया है। जो हमारे हड्डियां होती है, हड्डियां से जो हड्डी होती है उससे डबल मिनरलाइज्ड होता है ये हमारा दांत। अच्छा, हड्डियों से भी ज्यादा डबल मिनरलाइज्ड हड्डी मान लो 40 से 50-55% तक लिक्विड्स होते हैं, कैल्शियम मिनरल से पोजिस्ट होते हैं। और ये जो बोन में जो होते हैं वो कैल्शियम लिक्विड्स 96% होते हैं हमारे, सॉरी, दांतों में। आप इंसान को जला देते हो, शायद नहीं पता है, इंसान को जब जला देते हो कहीं जाके, तो जलाने के बाद उनकी हड्डियां राख बन जाती, दांत कुछ बचे रह जाता है।